सोशल मीडिया पर मुझसे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि मैं उसे बड़ा कैसे करूं, लंबा कैसे करूं या मोटाई कैसे बढ़ाऊं। और आज मैं उन सवालों का जवाब देने वाली हूं और आपको वो तमाम साइंसी शवाहिद दिखाऊंगी जो उज़्वे तनासुल को लंबा करने के इलाज के पीछे मौजूद हैं। मैं हूं डॉक्टर जिमल रयान, यूरोलॉजिस्ट और पिलोक सर्जन। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो मर्दों और औरतों दोनों के जिनसी और पेशाब के निज़ाम का इलाज करता है, तिब्बी और जर्राही दोनों तरीकों से। अगर आपको मेरी बातें मुफीद लग रही हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पैर को नई वीडियो आप तक पहुंचे। पहले एक चौंका देने वाला सर्वे। क्या आप जानते हैं कि एक बार 50,000 सीधे रुझान वाले मर्दों पर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में क्या निकला? 55% मर्द अपने उज़्वे तनासुल की ज़ाहिरी शक्ल से नाखुश थे, लेकिन जब उन मर्दों की साथियों से पूछा गया तो 85% ख़वातीन ने कहा कि वो अपने साथी की ज़ाहिरी शक्ल से बिल्कुल मुतमईन हैं। ये फ़र्क क्यों है? बात यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये भी अहम है, लेकिन उस सोच के पीछे एक बड़ा मसला है और वो है फहश फिल्मों का असर। फोश मवाद ने हमारे जहनों में ये उलझन पैदा कर दी है कि नॉर्मल क्या होता है और गैर नॉर्मल क्या, और इसी वजह से बहुत से मर्द एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं जो असल में ज़रूरी ही नहीं थी। मैंने पहले एक वीडियो में उज़्वे तनासुल की औसत लंबाई पर बात की थी। तमाम डेटा को देखा जाए तो औसत लंबाई तकरीबन 5.2 इंच यानी 13.2 सेंटीमीटर होती है, और इस औसत से 2.5 स्टैंडर्ड डिवीजन कम या ज़्यादा होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर गैर नॉर्मल क्या है? तिब्बी लिहाज से अगर लंबाई 2.9 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे माइक्रोपेनस कहा जाता है। ये एक तिब्बी हालत है और आबादी में इसकी शरह 0.14% से भी कम है, यानी ये इंतहाई नादिर है। इसकी वजूहात में पैदाइशी नकाइस, हार्मोन के मसाइल, पुरानी सर्जरियां या कैंसर शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज की गुफ्तगू उन लोगों के बारे में है जिनकी लंबाई बिल्कुल नॉर्मल है। स्मॉल पेनिस एंजाइटी ये मजाक नहीं है। हकीकत ये है कि जो लोग अपने उज़्वे तनासुल के साइज के बारे में परेशान रहते हैं उनकी अक्सरियत की लंबाई दर हकीकत बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन मसला ये है कि वो अंदर से ये यकीन किए बैठे होते हैं कि वो काफ़ी नहीं है। इस कैफियत को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की एक किस्म माना जाता है और उसका एक ख़ास नाम भी है जिसे स्मॉल पेनिस एंजाइटी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका उज़्वे तनासुल छोटा है, बल्कि मतलब ये है कि उन्हें इस ख्याल से इज़्तिराब होता है कि वो इतने बड़े नहीं जितना होना चाहिए। इसकी तारीफ ये है कि ऐसे लोग दिन में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त अपने साइज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और ये परेशानी इतनी शदीद हो सकती है कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने लगती है। कुछ लोग इस वसवसे में इस हद तक डूब जाते हैं कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ता है, और बाज़ सूरतों में खुदकुशी के ख़यालात भी आ सकते हैं। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये मर्दों की ज़हनी सेहत का एक संजीदा मसला है और उसे इसी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। एक और बड़ा मसला ये है कि जब कोई गूगल पर ढूंढता है कि उज़्वे तनासुल को लंबा कैसे करें तो हज़ारों वेबसाइट सामने आ जाती हैं, जिनमें से बेशतर गैर मोतबर होती हैं, और बहुत से लोग बैरूने मुल्क जाकर या गैर लाइसेंस याफ्ता अफराद से ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनके इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। खुदारा ऐसा मत करें। किसी मोतबर यूरोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात से रुजू करें। एक अहम वजाहत पहले सुन ले। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे पहले ये बात जहन में रखें कि सेक्सुअल मेडिसिन सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मुताबिक उज़्वे तनासुल को लंबा करने या मोटा करने के तरीके अभी तजुर्बाती मरहले में हैं और उन्हें सिर्फ माइक्रोपेनिस की हालत में ही तजवीज़ किया जाता है। बाकी हालात में ये तरीके मामूल के इलाज के तौर पर तजवीज़ नहीं किए जाते। जो कुछ मैं बताऊंगी वो यूरोलॉजी की साइंसी तहकीक में मौजूद है, लेकिन इस पर अमल से पहले किसी माहिर यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें।
ایک اور بات یہ کہ میں اپنی ذاتی پریکٹس میں عضو تناسل کو لمبا کرنے کے علاج نہیں کرتی، لیکن چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے خصوصی تحقیق کی ہے۔ علاج کے دو بڑے زمرے ہیں، ایک غیر جراحی طریقے اور دوسرا جراحی یعنی سرجری کے طریقے۔ غیر جراحی طریقے پہلا اور سب سے اہم طریقہ نفسیاتی مشاورت۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نفسیاتی مشاورت کتنی طاقتور ہے۔ اس میں تصدیق شدہ سوال نامے اور جائزے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ نارمل سائز کیا ہے اور آپ کے اضطراب کی جڑ کہاں ہے۔ اور یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں نے صرف نفسیاتی مشاورت لی، کوئی اور علاج نہیں کروایا، ان میں سے اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مزید کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آلہ، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی سرجری۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری گزارش ہے کہ جو بھی اس اضطراب میں مبتلا ہے وہ پہلے ماہر نفسیات سے ضرور ملے۔ یہ کمزوری کی نشانی نہیں بلکہ عقل مندی کی علامت ہے۔ دوسرا طریقہ پینائل ایکسٹینڈر۔ غیر جراحی طریقوں میں 3 اور اختیارات ہیں، ایک پینائل ایکسٹینڈر، دوسرا ویکیوم ایریکشن ڈیوائس اور تیسرا پینائل انجیکشن۔ ان تینوں میں سے صرف پینائل ایکسٹینڈر کے بارے میں سائنسی ثبوت موجود ہے کہ یہ واقعی لمبائی میں اضافہ کرتا ہے۔ پینائل ایکسٹینڈر ایک ایسا آلہ ہے جس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں عضو تناسل ڈالا جاتا ہے۔ دونوں طرف 2 دھاتی چھڑیں ہوتی ہیں اور آگے ایک سلیکون حلقہ ہوتا ہے جو گلانس کو جگہ پر روکتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اور میکینیکل طریقے سے کھچاؤ لگاتا ہے جس سے وقت کے ساتھ ساتھ لمبائی بڑھتی ہے۔ یہ کام کئی مہینوں تک روزانہ گھنٹوں کے استعمال سے ہوتا ہے۔ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ جن لوگوں نے اسے مسلسل اور باقاعدگی سے استعمال کیا انہیں واقعی کچھ فائدہ ہوا۔ یورولوجی میں ہم فلیسڈ سٹرچ لینتھ کو استعمال کرتے ہیں جو کہ کھڑی حالت کی لمبائی کا اندازہ لگانے کا طریقہ ہے اور یہ کافی درست بھی ثابت ہوا ہے۔ تو مہینوں کی محنت اور روزانہ کئی گھنٹوں کے استعمال کے بعد کتنا فائدہ ہوا؟ تقریباً 2 سینٹی میٹر، یعنی فائدہ ہے لیکن بہت کم ہے۔ اس کے لیے انتہائی مستقل مزاجی چاہیے۔ اور کچھ ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ سن ہونا، نیل پڑنا یا پھر بالکل فائدہ نہ ہونا۔ آپ مہینوں محنت کریں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ واحد غیر جراحی طریقہ ہے جس پر سائنس کا مہر ہے اور جس کے ضمنی اثرات نسبتاً کم ہیں۔ تیسرا طریقہ ویکیوم ایریکشن ڈیوائس۔ ویکیوم آلے کے بارے میں بات کریں تو یہ لمبائی بڑھانے میں بالکل کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ ڈیٹا اس کی حمایت نہیں کرتا۔ چوتھا طریقہ پینائل انجیکشن۔ خبردار رہیں، اب آتے ہیں پینائل انجیکشنز پر، اور یہاں میں آپ سے بالکل سیدھی بات کروں گی۔ عضو تناسل میں مختلف قسم کے انجیکشن لگائے گئے ہیں اور ان کے نتائج بعض اوقات انتہائی تباہ کن رہے ہیں۔ میں کسی بھی قسم کا پینائل انجیکشن تجویز نہیں کرتی۔ اگلے ہفتے میں پینائل انجیکشنز کی تاریخ اور ان کے نتائج پر الگ سے بات کروں گی۔ ابھی صرف اتنا جان لیں کہ کچھ انجیکشنز کے اثرات 40 سال بعد تک بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ 40 سال! اس لیے خدارا اپنے عضو تناسل میں کچھ بھی انجیکٹ مت کروائیں۔ جراحی یعنی سرجری کے طریقے۔ سرجری کے بارے میں بھی ادب میں کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ سب سے عام طریقہ سسپینسری لیگومینٹ انسیژن ہے۔ یہ لیگومینٹ کیا ہوتا ہے؟ عضو تناسل ایک خاص لیگومینٹ کے ذریعے زیر ناف کی ہڈی سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیگومینٹ کو کاٹنے سے عضو تناسل کو کچھ زیادہ باہر کی طرف نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی پیچیدگیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جراحی تکنیکیں بھی ہیں جن میں مختلف فلپس، گرافٹس اور حتیٰ کہ پسلی کی ہڈی کا کارٹلیج بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ان سب کے مجموعی نتائج مایوس کن رہے ہیں اور مریضوں کی اطمینان کی شرح بھی کم رہی ہے۔ جن مطالعات میں ان سرجریوں کے نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ سائنسی طور پر اتنے پختہ نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی ہم بطور یورولوجسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سرجری محفوظ اور مؤثر ہے، کیونکہ اس کے پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر سرجری کب کروائیں؟ صرف اور صرف اس وقت جب آپ کسی مستند طبی ادارے میں ہونے والے کلینیکل ٹرائل میں حصہ لے رہے ہوں۔
क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? ये वो तिब्बी तहकीक होती है जो किसी तस्लीम शुदा इदारे में इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड यानी IRB की निगरानी में होती है। ये बोर्ड क्या करता है? ये यकीनी बनाता है कि इदारे में होने वाली हर तहकीक इंसानी मरीजों के लिए महफूज और अखलाकी हो। ये बोर्ड डेटा की निगरानी करता है, पेचीदगियों की रिपोर्टिंग का तरीकाकार बनाता है और ये सब साइंसी अदब में शाये होता है ताकि दुनिया के सामने मुकम्मल और सही तस्वीर आ सके। मसलन अगर किसी सर्जरी में 100 मरीजों में से 10 को मामूली पेचीदगी हुई और 20 को संगीन नुकसान हुआ तो उस डेटा की बुनियाद पर वो सर्जरी रोक दी जाएगी। यही साइंसी और महफूज तरीका है। खुलासा क्या निकला? बात बिल्कुल सीधी है। आप जो साइज लेकर पैदा हुए हैं उसे बहुत ज्यादा बदलना मुमकिन नहीं है। हाँ, पिनाइल ट्रैक्शन थेरेपी से थोड़ी सी लंबाई हासिल की जा सकती है और ये साइंसी सबूत के साथ मौजूद है और बहुत से दूसरे तरीके अभी तहकीक के मरहले में हैं और उनकी मामूल के इलाज के तौर पर सिफारिश नहीं की जाती। मेरी सबसे पहली और अहम तरीन गुजारिश ये है कि पहले माहिर नफ्सियात से मशवरा करें, इस इस्तिराब से निजात पाएं, क्योंकि कोई ऐसा कदम उठाना जो नाकाबिले वापसी हो और आपको पहले से भी बुरी हालत में छोड़ दे, ये कभी भी समझदारी नहीं है। अपनी सेहत की कदर करें, अपने जिस्म की कदर करें और फैसला करने से पहले मुस्तनद डॉक्टर से राय लें। अगले हफ्ते क्या आने वाला है? आइंदा पैर को मैं पिनाइल इंजेक्शंस पर बात करूंगी कि उनकी तारीख क्या है, किन लोगों ने क्या क्या नताइज देखे, क्या फवाइद रहे और क्या संगीन पेचीदगियां आ पाएं। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है तो इसे ज़रूर देखें। अब आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें। ये वीडियो उन तमाम लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस मालूमात की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग खामोशी में इस तकलीफ में डूबे हुए हैं। और अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई ज़रूरी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। याद रखें, आपकी सेहत कीमती है, आप कीमती हैं और आप इस काबिल हैं कि आप अपना ख्याल रखें। मैं हूं डॉक्टर जिमल रयान और मैं आपसे मिलती हूं अगले पैर को।